going to study chapter number 5 separation of substances. आज हम साइंस का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. ओके, सभी बच्चे अपना वीडियो को म्यूट कर लो. ठीक है, अपने म्यूट क्लिक कर लो. क्यों? वीडियो भी ऑफ कर दो, अपना वीडियो ऑफ कर लो और म्यूट कर लो अपने आप को. ओके, so let's start the chapter. Separation of substances. Okay, in this chapter we are going to study about the various methods of separation of substances. Okay, now first of all, most of the things around us are in the form of mixture. हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो किस फॉर्म में है? ज्यादातर चीजें जो है मिक्सचर की फॉर्म में है. मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर is a combination of two or more pure substances in a proportion in a definite ratio. ठीक है, a large number of substances available in nature are mixed with certain other substances. बहुत सारे substances हमारे आसपास नेचर में मिक्स होते हैं दूसरे substances से. Thus, in order to use them, we separate them by various methods. और उन सबको हमें यूज करने के लिए हमें उनको क्या करना पड़ता है? सेपरेट करना पड़ता है बाय सिंपल मेथड्स. ऑन द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर, सपोज हमारे पास क्या है? हमारे पास सॉल्ट है. सॉल्ट कैसे बनता है? नमक कैसे बनता है? सी वाटर से बनता है. सी वाटर इज अ मिक्सचर. ठीक है, तो सी वाटर एक तरह का मिक्सचर है जिसमें कि सॉल्ट भी होता है और वाटर भी होता है. लेकिन अगर हमें सॉल्ट को लेना है, हमें उसमें से सॉल्ट निकालना है सी वाटर में से, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? हमें उसको एक फिजिकल मेथड से हमें उसको या केमिकल मेथड की हेल्प से हमें उसको सेपरेट करना पड़ेगा. सॉल्ट को अलग करना पड़ेगा पानी से. ठीक है, तो सम ऑफ इट्स कंपोनेंट मे बी यूजफुल और ऑल कंपोनेंट्स आर यूजफुल. ठीक है, अब सी वाटर में से हमारे लिए यूजफुल कंपोनेंट कौन सा हो गया? सॉल्ट हो गया. ठीक है, पानी की हमें सॉल्टी वाटर की तो जरूरत है नहीं, तो हमें सॉल्ट चाहिए, तो वी विल सेपरेट द सॉल्ट. ठीक है, एग्जाम्पल्स कैसे? फर्स्ट एग्जाम्पल इज सेपरेटिंग बटर फ्रॉम कर्ड बाय चर्निंग. अब आपकी मम्मा क्या करती हैं किचन में? कैसे निकालती हैं बटर? हाँ, मलाई आपको देखते हो ना, दूध में आपकी क्या होती है? क्रीम होती है. क्रीम को क्या करती है मम्मा? जार में मिक्सर में डाल करके उसको चर्न करते हैं, घुमाते हैं. ठीक है, फिर क्या होता है? उसमें से धीरे धीरे बटर अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेथड टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर. आपकी मम्मा टी प्रिपेयर करती हैं, चाय बनाती हैं, उसके बाद क्या करती हैं? वो उसको कप में चाय को छन्नी से उसको सीव से छानती हैं. ठीक है, देयर आर मैनी इंस्टेंसेस when we notice a substance being separated from a mixture of material. बहुत सारी जगह हम देखते हैं, क्या करते हैं कि हम मिक्सचर में से यूजफुल सब्सटेंसेस जो हमें चाहिए होते हैं हम उनको अलग कर लेते हैं. चाय बनने के बाद क्या होता है? टी लीव्स हमारे लिए यूजफुल नहीं रहती है ना, अनडिजायरेबल सब्सटेंस है जो कि जिसकी हमें जरूरत नहीं है अब. तो हम क्या करते हैं? टी लीव्स को स्ट्रेन कर लेते हैं, छान लेते हैं स्ट्रेनर की हेल्प से. ठीक है, छन्नी की हेल्प से, और उनको थ्रो कर देते हैं और टी को जो हमें चाहिए उसको हम यूज कर लेते हैं. ओके, नाउ व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों हम सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को? फर्स्ट, टू ऑब्टेन टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. ताकि हम जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी मिक्सचर में हमारे मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, जो भी चीजें मिक्स हुई हैं, हम उनको अलग अलग कर सकते. ठीक है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. और जो हमें नहीं चाहिए चीजें, हम सेपरेशन के बाद उनको यूजफुल चीज में से निकाल दें. थर्डली, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स. मान लो किसी चीज में कोई हार्मफुल है चीजें
जैसे सपोज हमारे ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स में अगर स्टोन्स हैं छोटे छोटे, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। अगर हम उनको क्लीन नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे, तो वो नुकसानदायक है, तो इसलिए हमें उसको रिमूव करना पड़ता है। फोर्थ, टू ग्रुप सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, ताकि हम सब्सटेंसेस को अलग अलग ग्रुप्स में सॉर्ट आउट कर सके, इसलिए भी हम चीजों को अलग करते हैं। कई बार एक ही चीज होती है, लेकिन उसमें साइजेस के अकॉर्डिंग हम चीजों को ग्रुप करते हैं, छांट लेते हैं और उसमें से अच्छी चीजें अलग कर लेते हैं और जो थोड़ी कम अच्छी होती है उनको अलग कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? नाउ there are some simple methods to separate these substances. Okay, हम अपनी चीजों को सेपरेट करते हैं अलग अलग सिंपल मेथड्स के द्वारा। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पर क्या आ रहा है? हैंड पिकिंग। ठीक है, हैंड पिकिंग सबसे सिंपलेस्ट मेथड है हमारे सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, आपकी मम्मा जो हैं किचन में क्या करती हैं, राइस, व्हीट और बहुत सारी चीजों को जैसे कि ग्रेन्स होते हैं, उनको कुक करने से पहले क्या करती हैं, उसको साफ करती हैं, है ना, थाली में डाल करके, उसको प्लेट में डाल करके उसमें से जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं उनको निकाल देती हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे स्टोन्स हैं ग्रेन में से, है ना, दालों में से, पल्सेस में से, उसको सॉर्ट आउट कर देती हैं, निकाल करके फेंक देती हैं। ठीक है, और यूजेबल थिंग को हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है हैंड पिकिंग का। ठीक है, तो मोर ओवर, लेकिन हैंड पिकिंग अगर हमारा मटेरियल बहुत ज्यादा है तो हैंड पिकिंग जो है वो सुटेबल मेथड नहीं है। उस केस में फिर हमें प्रॉब्लम आ जाएगी कि हाथ से इतना सारा, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में चीज है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर हमारा मटेरियल थोड़ा है तो हम उसमें इजीली छांट करके चीज को निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज और हैंड पिकिंग के केस में होनी चाहिए कि शेप, साइज और कलर ऑफ द अनवांटेड मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूजफुल मटेरियल। ठीक है, अब जैसे कंकड़ है, स्टोन्स हैं दाल में, ग्रेन में, है ना, तो उसका शेप, साइज, कलर अलग होता है, इसलिए हमें इजीली पता चल जाता है कि वो अनडिजायरेबल थिंग्स मिक्स हुई हुई हैं और उनकी क्वांटिटी जो है वो भी कम होती है एज कम्पेयर टू पल्सेस या फिर व्हीट या फिर राइस। ठीक है, तो इस केस में हैंड पिकिंग से हम इजीली इनको रिमूव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, pebbles, broken grains, and insects are separated from rice, wheat, and pulses by hand pick. Okay, clear है सभी को? Next method is threshing. Threshing is used for separating seeds from the harvested stalks. आप इस मेथड को, थ्रेशिंग मीन्स क्या होता है? पिटाई करना। वैसे थ्रेशिंग होता है हिट करना, पीटना। ठीक है, तो ये कहाँ पर यूज होता है थ्रेशिंग मेथड? ये यूज किया जाता है सीड्स को, ग्रेन्स को निकालने के लिए। जब फसल पक जाती है फील्ड्स में, तो किसान क्या करते हैं, उस फसल को फार्मर्स क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं और फिर उनको ड्राई कर लेते हैं, उस फसल को सुखा लेते हैं, उन प्लांट्स को सुखा लेते हैं और उसमें ग्रेन्स भी ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर इसके थ्री वेज हैं थ्रेशिंग के, थ्री टाइप्स ऑफ थ्रेशिंग इज देयर। फर्स्ट इज मैनुअल थ्रेशिंग। हाथ से क्या करता है किसान, बड़े बड़े बंडल्स बना लेते हैं स्टॉक्स के। ठीक है, और फिर उसको हार्ड सरफेस पर हिट करते हैं। ठीक है, किसी बड़े स्टोन्स पर या किसी बड़े हार्ड सरफेस पर उसको हाथों से उसको स्ट्राइक किया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ग्रेन्स जो होते हैं सूखी स्टॉक्स में से, ड्राई स्टॉक्स में से ग्रेन्स, जो अनाज है, गेहूं है या चावल है, वो अलग हो जाता है। ठीक है, दिस हेल्प्स इन सेपरेटिंग द ग्रेन। सेकेंड जो मेथड है थ्रेशिंग का, फार्मर्स वो एनिमल्स के द्वारा करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सन है, आपका बैल है ना, तो उसको यूज किया जाता है स्टॉक्स के ऊपर फॉर लार्जर क्वांटिटी। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पास फसल है, क्रॉप है, तो थ्रेशिंग इज डन इन ट्रेडिशनल वे बाय यूजिंग एनिमल्स। तो एनिमल्स को भी यूज करते थे किसान। वो क्या करते थे, फॉर दिस स्टॉक्स आर स्प्रेड अराउंड अ पोल। एक खंबे के आसपास पूरी फसल को स्प्रेड कर दिया जाता था, फैला दिया जाता था। सेवरल बुलक्स, बहुत सारे बैल होते हैं ना जो, उनको फिर टाई कर दिया जाता था उस पोल के साथ, उस खंबे के साथ, एंड आर मेड टू वॉक ओवर द हार्वेस्टेड स्टॉक्स। और उनको उसके ऊपर चलाया जाता था, बैलों को। ठीक है, उन स्टॉक्स के ऊपर
trampling by hoofs of the animals help in separating grains. और फिर उनके हूफ से, उनके खुरों से वो क्या होते थे, टूट जाते थे, स्टॉक्स टूट जाते थे और उनमें से ग्रेन्स निकल जाते थे. ठीक है. थर्ड जो थ्रेशिंग का मेथड है वो थ्रेशिंग मशीन के द्वारा किया जाता है आजकल. ठीक है. ये तो दो जो मेथड हमने पढ़े ये अर्लियर डेज में यूज किए जाते थे और अब जो है वो ज्यादातर थ्रेशिंग मशीन्स यूज की जाती हैं. Nowadays, threshing machines are used for this purpose. It can be powered by either a diesel engine or an electric motor. इलेक्ट्रिक मोटर या डीजल इंजन की हेल्प से इन थ्रेशिंग मशीन्स को ऑपरेट किया जाता है और इससे थोड़े ही समय में आप पूरी फसल में से ग्रेन्स को अलग कर लेते हो. ठीक है. और आपका टाइम और लेबर भी बच जाता है. ये देखो, ये पिक्चर दिखाई गई है किस तरह से ट्रेडिशनल मेथड है थ्रेशिंग का. जो फर्स्ट वन मैंने बताया था मैनुअल मेथड, कि हाथ में बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर के हार्ड ये उसमें लॉग ऑफ वुड के ऊपर इसको थ्रो कर रहे हैं, बार बार हिट कर रहे हैं और जिससे कि ग्रेन सेपरेट हो. इज इट क्लियर? नाउ थर्ड मेथड इज विनोइंग. व्हाट इज विनोइंग? Winnowing is an agriculture method developed by an ancient culture for separating grain from chaff. It is also used to remove weevils or other pests from the stored grain. Winnowing भी एक सेपरेटिंग मेथड है जो कि फार्मर्स के द्वारा यूज किया जाता है. अभी हमने बात की थी थ्रेशिंग की, है ना. थ्रेशिंग में क्या करते हैं, हस्क और स्टॉक्स में से ग्रेन्स को अलग कर लिया जाता है. लेकिन उसके साथ साथ उसमें क्या होता है कि कुछ जो स्टॉक्स के पार्ट होते हैं, स्मॉल पार्ट्स, ग्रेन के साथ अभी भी मिक्स रहते हैं. तो अब इन हस्क को ग्रेन को हस्क में से अलग करना है. तो उसके लिए ट्रेडिशनल मेथड जो है वो विनोइंग यूज किया जाता था. उसमें क्या करते थे कि जो पर्सन है या फार्मर है वो रेस्ड प्लेटफॉर्म पे थोड़ा ऊंचाई पे खड़ा होकर के ग्रेन को और हस्क के मिक्सर को थ्रो करता था ऊपर से नीचे की तरफ. तो हस्क जो होता है, फूस जो होता था वो लाइट होता था, तो वो थोड़ा दूर जाके उड़ करके गिरता था. और स्ट्रॉ जो है, स्ट्रॉ भी हल्की होती थी. ठीक है. लेकिन ग्रेन्स जो होते थे वो हैवी होते थे, तो वो नजदीक गिरते थे फार्मर के. तो इस तरह से हस्क और ग्रेन जो है वो सेपरेट हो जाते थे इजीली. ठीक है. Now, sieving. Next method is sieving. Sieving क्या होता है? Sieve क्या होता है? Sieve means छन्नी और sieving means छानना. ठीक है. Sieve or shifter is a device for separating wanted elements from unwanted material or for characterizing the particle size distribution of a sample, typically using a woven screen such as mesh or a net or metal. ठीक है. आपने देखा होगा अपनी मदर को जब वो आटा छानते हैं, है ना, फ्लोर को छानते हैं, तो क्या करते हैं, वो एक सीव लेते हैं, छन्नी लेते हैं और उससे उसको सीव करते हैं. ठीक है. तो क्या होता है, अनवांटेड मटेरियल जो होता है, जो व्हीट ब्रैन होता है, यानी कि व्हीट के ऊपर का जो छिलका होता है वो अलग हो जाता है सीव के ऊपर, और जो फ्लोर है वो नीचे से छन करके हमारे पास यूजफुल मटेरियल के तौर पे आ जाता है. The word shift derives from sieve. In cooking, a sifter is used to separate and break up clumps in dry ingredients such as flour, as well as aerate and combine them. A strainer is a form of sieve used to separate solids from liquid. स्ट्रेनर जो हम उसमें टी सेपरेट करें, टी लीव्स को निकालने के लिए छन्नी यूज करते हैं इन केस ऑफ टी, तो उसे स्ट्रेनर बोलते हैं. और जो ड्राई थिंग्स को सेपरेट करता है वो होता है सीव. ठीक है. छन्नी. ठीक है. इज इट क्लियर? ओके. ये देखिए पिक्चर क्लियर है सभी को. इसमें सीव कर रहे हैं. इसमें जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे व्हीट के, ब्रैन होगा, जो छिलका होगा वो ऊपर आ जाएगा सीव में, और जो फ्लोर है आपका वो आपके वेसल में आ जाएगा. इज इट क्लियर? और कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा होगा जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, आपकी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही होती हैं, तो वहां पर जो लेबरर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सैंड को कैसे सीव करते हैं, बड़ी सी मैश होती है, नेट होती है ना, जाली होती है, उसमें उसको थ्रो करते हैं. तो स्टोन्स और पेबल्स जो होते हैं वो उसके ऊपर आ जाते हैं नेट के,
और जो सैंड होती है फाइन वो अलग सेपरेट हो जाती है नीचे. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन इज एवेपोरेशन. ये जो मेथड है ज्यादातर ये कहाँ पर यूज होता है? वेयर द some sort of material is dissolved in water or some other solvent. जहां पर एक जो मटेरियल है, एक जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट है जैसे वाटर है, और दूसरा जो है जैसे शुगर या सॉल्ट है. तो उस केस में अगर हमने सेपरेशन करना है तो एवेपोरेशन इज अ मेथड वी यूज टू सेपरेट द मटेरियल. एवेपोरेशन क्या होता है वैसे? is a type of vaporization of a liquid that occurs from the surface of liquid into a gaseous phase. Evaporation हमने पहले भी पढ़ा है कि जब हम वाटर को हीट अप करते हैं या किसी लिक्विड को हीट अप करते हैं तो इट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू वेपर्स. वो भाप में बदलना शुरू हो जाता है. ठीक है, दैट इज नॉट अ सैचुरेटेड विद द evaporating substance. The other type of vaporization is boiling. और धीरे धीरे क्या होता है, वो जो सॉल्यूशन होता है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, which is characterized by bubbles of saturated vapor forming in the liquid phase. और आप देखोगे कि पानी जो है पहले हीट अप होगा, फिर बॉयल होगा, फिर उसमें से बबल्स बनेंगे और उसके बाद वो लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और आप स्टीम की फॉर्म में देखोगे उसको वेपराइज होते. ठीक है. नाउ कंडेंसेशन. What is the condensation? Okay, जब आपने देखा होगा कि जब स्टीम ठंडी होती है ना, भाप ठंडी होती है. आप जब कुक करते हैं कोई भी चीज, आपने सपोज कोई वेसल रखा, कोई कंटेनर रखा है आपने गैस पर और उसमें वाटर है, वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया, आपने लिड रख दिया, उसके ऊपर ढक्कन रख दिया, तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे, जब आप उस लिड को हटाओगे तो उसके लिड के नीचे क्या होंगे? वेपर्स होंगे, है ना, पानी के ड्रॉपलेट्स होंगे. तो वो कैसे हुए, कैसे बने वो ड्रॉपलेट्स, कैसे, कहाँ से आए? जब स्टीम जो है, जब वाटर जो है वेपोरेट हुआ वो स्टीम बना, है ना. स्टीम बनने के बाद वो किससे स्ट्राइक हुआ? वो लिड से स्ट्राइक हुआ, ढक्कन से स्ट्राइक हुआ. जैसे ही वो लिड से स्ट्राइक होता है तो वो उसका टेम्परेचर डाउन जाने के कारण वो दोबारा लिक्विड स्टेट में आ जाता है. तो कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम गैस फेज इनटू लिक्विड फेज. ठीक है, कंडेंसेशन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को किसमें चेंज करता है? गैस फेज से वापस लिक्विड फेज में लाता है एंड इज द रिवर्स ऑफ एवेपोरेशन. और ये क्या है? रिवर्स प्रोसेस है एवेपोरेशन के, बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है. एवेपोरेशन में लिक्विड से गैस बनते हैं और इसमें गैस से लिक्विड फेज में वापस आता है सब्सटेंस. द वर्ड मोस्ट ऑफन रेफर्स टू द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल में हम ये दोनों प्रोसेसेस देखते हैं, एवेपोरेशन भी और कंडेंसेशन भी. वाटर साइकिल आप सबने पढ़ा होगा, है ना. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द change in the state of water vapor to liquid state when in contact with liquid or solid state or cloud condensation nuclei within the atmosphere. आप सभी को पता है clouds कैसे बनते हैं, है ना. We will discuss in next slide. This is a picture of water cycle. So here क्या देख रहे हैं आप? There is both three processes are going on mainly. One is क्या होता है, जब सन रेज पड़ती हैं वाटर बॉडीज पर, रिवर्स पर, लेक्स पर, तो क्या होता है? वाटर जो है वो एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, एवेपोरेट होकर के वाटर जो है वो जब ऊपर की ओर जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाइट पे जाने के बाद वो जो स्टीम फेस में आपका वाटर होता है वो ठंडा होने के कारण वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में आ जाता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. और ये जो कंडेंसेशन होता है उसके बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्लाउड बनाते हैं, क्लाउड फॉर्म कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं. दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म हैवी क्लाउड्स, हैवी क्लाउड्स बना देते हैं. और उसके बाद ये जो ड्रॉपलेट्स हैं हैवी होने के कारण दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन और रेन एंड कलेक्टेड अगेन इन your reservoirs like river, lakes, ponds, etc. Is it clear? Now, sedimentation and decantation. Next process
इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अगर आप एक मडी वाटर ले लेते हैं, ये दोनों जो हमारे प्रोसेसेस हैं ये रिलेटेड हैं। सपोज वी टेक अ मडी वाटर, ठीक है, मिट्टी वाला पानी ले लेते हैं हम किसी बीकर में या किसी वेसल में। आप क्या करोगे, अगर आप उसको 10 या 15 मिनट अनडिस्टर्ब रख देते हो तो क्या देखोगे, यू विल सी दैट आफ्टर 10 और 15 मिनट यू विल सी दैट जो सैंड होगी या मड होगी, इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। उस बर्तन के, उस बीकर के बिल्कुल बॉटम में नीचे वो सैंड जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है, और जो क्लियर वाटर है वो ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन, जिसमें एक सेडिमेंट बन जाती है, यानी लेयर बन जाती है जो मटेरियल इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, उसकी। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड प्रोसेस है डिकेंटेशन, ठीक है। Solid which are insoluble in water are heavier than the other components of the mixture can be separated by the sedimentation followed by decantation, ठीक है। इसके बाद वो अनडिस्टर्ब रहा, ठीक है, ऊपर फ्लोट करने लगा क्लियर वाटर। अब उस क्लियर वाटर को हम धीरे धीरे किसमें शिफ्ट कर लेंगे, दूसरे बीकर में या दूसरे ग्लास में हम उस क्लियर वाटर को पोर कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास जो क्लियर वाटर आ जाएगा, ये हमने किस प्रोसेस से किया, उसको सेपरेट डिकेंटेशन। उसको जब हमने शिफ्ट किया तो उसे डिकेंटेशन, ठीक है। लोडिंग, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। लोडिंग इज अ फिनोमेना, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन अ सस्पेंशन बाय एडिंग सम केमिकल टू इट इज कॉल्ड लोडिंग। अभी मैंने बताया था आपको कि मडी वाटर हमने लिया था एक बीकर में या ग्लास में, तो उसको हमने 10-15 मिनट्स दिए थे ताकि पार्टिकल सेटल हो जाए। लेकिन अगर हमें इस प्रोसेस को फास्ट करना है, सेडिमेंटेशन रेट को बढ़ाना है कि जल्दी से सेटल हो जाए वो पार्टिकल्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल ऐड सम टाइप ऑफ केमिकल्स और एलम इन इट। हम उसमें क्या डाल देंगे, एलम मीन्स फिटकरी, फिटकरी डाल देंगे। देखा होगा फिटकरी, सुना होगा आपने वर्ड, ठीक है, उसे एलम बोलते हैं। वो हम अगर उस मडी वाटर में ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, तो क्या आप देखोगे कि थोड़ी थोड़ी देर मतलब जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा, फास्ट अप हो जाएगा, और बहुत जल्दी जो है वो मड जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी। Here is all the three processes in this slide. You are able to see in first picture sedimentation, the process in which insoluble impurities settle at the bottom of liquid to form sediment, ठीक है। इसमें बीकर नजर आ रहा है अभी आपको सभी को, और इस पिक्चर में आपको सैंड नजर आ रही है, सेटल डाउन हो गई है, ठीक है, और ऊपर क्लियर वाटर नजर आ रहा है, ओके। सो ये प्रोसेस कौन सा है, फर्स्ट प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट इज डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में मैंने बताया कि जब हम इस क्लियर वाटर को फर्स्ट स्क्रीन वाले क्लियर वाटर को जब हम फर्स्ट स्क्रीन वाले क्लियर वाटर को पोर करेंगे नेक्स्ट बीकर में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। इन थर्ड स्लाइड, इन थर्ड डायग्राम, दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। इसमें क्या हो रहा है कि हम एक फनल ले लेते हैं, फनल में एक फिल्टर पेपर लगा करके उसको हम इम्प्योर वाटर को, चाहे मडी वाटर है, उसको हम उसमें पोर करेंगे फनल पर। तो क्या होगा, धीरे 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 फिल्टर पेपर की हेल्प से क्लियर वाटर को हम इस बीकर में कलेक्ट कर लेंगे, और ऊपर जितनी भी सैंड या इम्प्योरिटीज हैं वो फनल के अंदर रह जाएंगी, ठीक है। The process by which very fine insoluble solids can be separated from a liquid solid mixture by passing it through a suitable porous material like filter paper. The liquid obtained after filtration is called filtrate, और जो ऊपर रह जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिड्यू। जो ऊपर मड रह जाएगी फिल्टर पेपर में वो रेजिड्यू होगा, और जो वाटर हम कलेक्ट करेंगे क्लियर वाटर बीकर में आफ्टर फिल्ट्रेशन, this is called as filtrate. Example is tea is filtered using a strainer. Now, can water dissolve any amount of substance?
कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या पानी किसी भी सब्सटेंस को डिजॉल्व कर सकता है अपने अंदर? कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसको वाटर इजीली अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, तो जैसे सॉल्ट है, शुगर है ना. वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन इट. जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं या आप लेमन जूस बनाते हो, उसमें लेमन और जो शुगर और सॉल्ट है वो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, है ना, इन सम अमाउंट. तो उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? सॉल्युबल सब्सटेंसेस. और कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, जैसे सैंड हो गया, ऑयल हो गया, है ना. दे आर इमिसिबल और इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. अब जो चीज हम डिजॉल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर, सपोज मैं शुगर डिजॉल्व कर रही हूँ, तो जब शुगर डिजॉल्व कर रही हूँ तो शुगर क्या है? सॉल्यूट है. शुगर को हम क्या बोलेंगे? इट इज अ सॉल्यूट. और जो वाटर है जिसमें हम डिजॉल्व कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट. ठीक है. वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड शुगर और सॉल्ट इज अ सॉल्यूट. या कोई भी चीज जो हम डिजॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्यूट हो. तो जब हम डिजॉल्व कर लेते हैं, सपोज मैंने शुगर को ऐड कर दिया वाटर के अंदर, तो इट विल फॉर्म अ सॉल्यूशन. क्या बना देता है वो? सॉल्यूशन बना देता है. ठीक है. या सॉल्ट को मैंने ऐड किया वाटर के अंदर, तो इट विल फॉर्म अ सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है. अब एक टाइम ऐसा आता है जब हम, सपोज मैंने एक आई विल टेक अ 1 ग्लास ऑफ वाटर. सो 1 ग्लास ऑफ वाटर में मैंने, सपोज मैंने 5 टीस्पून ऑफ शुगर ऐड कर दिया और मैं इसको डिजोल्व कर रही हूँ. फिर मैंने और 5 टीस्पून ऑफ शुगर ऐड कर दिया और डिजोल्व कर लिया. फिर मैंने 5 टीस्पून ऑफ शुगर और ऐड कर लिया. ठीक है, वो भी डिजोल्व हो गया, लेकिन उसकी स्पीड जो है, डिजोल्विंग स्पीड, वो कम हो गई. ठीक है. धीरे धीरे मैं क्या देखूंगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सोल्यूशन मैं बना रही थी, जो मैंने सोल्यूशन तैयार किया, शुगर सोल्यूशन, उसमें और शुगर ऐड होनी, डिजोल्व होनी बंद हो जाएगी. ठीक है. अगर मैं थोड़ा सा उस सोल्यूशन को गर्म कर देती हूँ तो फिर और थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और थोड़ी शुगर ऐड हो जाएगी उसमें. लेकिन धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि जो मैं अब और शुगर उसमें ऐड करूंगी तो वो जो है वो इनसॉल्युबल की तरह हो जाएगी, उसमें वो नीचे सेटल होनी शुरू हो जाएगी और वो उसमें डिजोल्व होनी बंद हो जाएगी. तो इस टाइम में हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया है? सैचुरेटेड हो गया. कि अब उसमें ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ गया है कि और जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो डिसॉल्व नहीं हो सकते. अब और जो है इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो है वाटर के अंदर वो नहीं रहे हैं, जिससे कि शुगर पार्टिकल्स जो है उसमें जाकर के सेटल डाउन हो सके. ठीक है. तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन in which no more of that substance can be dissolved. ठीक है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन इस तरह का सॉल्यूशन हो जाता है कि जिसमें अब कोई भी दूसरा या कोई भी सॉल्यूट अब डिसॉल्व नहीं हो सकता फर्दर. उसको या तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा करके उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेंगे. ठीक है. तो इस तरह से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी. सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है तो हम कहते हैं कि अब जो है वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होनी शुरू हो. ठीक है. इज इट क्लियर? सभी को समझ आया? सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड देन सॉल्यूशन. जो लार्जर अमाउंट में होगा हमारे पास उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट, जैसे वाटर है. और जो मटेरियल हम डिसॉल्व कर रहे हैं इन स्मॉलर अमाउंट लाइक शुगर और सॉल्ट और लाइम जूस, उसे हम क्या बोलेंगे? what we will call it as solute. Okay. After mixing both solute and solvent, the solution is formed. Is it clear, all of you? Okay. So thanks everyone to join this class. Okay. That's it, students. Now, if you can ask. If you have any queries, any questions,
You can all ask any question. After this class, I'm going to send you worksheet of define. You have to do it in notebook, okay? And afterwards at beta mute all. Press mute button. Yes, students, you have to do worksheets of chapter number 5, separation of substances in this week in your notebook and learn it thoroughly. Okay? Thank you, everyone. भैया अपनी मांग से पूछे तो खुद में